चलिए, आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, जिसे हम लोग तुलसी पूजन दिवस के भी रूप में मनाते हैं। तो आज है क्रिसमस डे के साथ साथ तुलसी दिवस भी। तो आज के अपन सेट शुरू करते हैं। आज का सेट थोड़ा सा इजी है, तो आप लोग स्कोर कम से कम 80+ कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और वही प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर लोकसभा से कोई बनता है तो 25 साल प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर कोई राज्यसभा से बनता है तो उसको 30 वर्ष होना चाहिए। हम लोग बताएंगे कि राज्यसभा से बनने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो राज्यसभा से बीपीएससी में पूछा था भी इस बार कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं। तो बताना है आप लोगों की राज्यसभा से प्रथम बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बने थे। कौन बने थे? इंदिरा गांधी जी 1966 में बने थे। कब बने थे? 1966 में। संसद ऑप्शन डी नंबर में है। और संसद का गठन संसद कौन सा अनुच्छेद में है? तो संसद 79 में है। 79 में का है संसद के बारे में उल्लेख है। और 80 में किसका है? 80 में राज्यसभा, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है। ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 51 नंबर के कौन है? संजीव खन्ना जी है। संजीव खन्ना जी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और महान्यायवादी की बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि किसी भी सदन में महान्यायवादी जो होंगे अनुच्छेद 88 के तहत किसी भी सदन में उनकी समितियों के बारे में बोल सकता है, लेकिन उसके बारे में महान्यायवादी वोट नहीं दे सकता है, मत नहीं दे सकता है। ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? हो गया प्रधानमंत्री, हो गया राष्ट्रपति, हो गया संसद, हो गया मुख्य न्यायाधीश, हो गया। तो आपका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा गला तबीयत खराब है, इसकी वजह से बोलने में कठिनाई हो रहा है। चलिए 3 नंबर कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इस ऑप्शन के अनुसार 2000 बहुत पुराना सेट है, 2008 के है। तो उस ऑप्शन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? इस ऑप्शन के अनुसार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर 3 हो गया। 4 नंबर 4 नंबर कहता है 4 नंबर कहता है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है। तो भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? तो आपका दीपक कपूर जी हो जाएंगे। इस ऑप्शन के अनुसार हम बता रहे हैं दीपक कपूर जी 23वें सेना प्रमुख। ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये 23 नंबर के हैं और वर्तमान में 30 नंबर के हैं। 30 नंबर के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में सेना प्रमुख आपका हो जाएंगे कौन? उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन से क्रम के हैं? वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी जो होंगे 30वें क्रम के। ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। इसमें बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो आर सी लाहोटी जी भी रहे हैं, KNC भी रहे हैं और KG बालकृष्णन जी भी रहे हैं। यानी उपयुक्त में से सभी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे देखिए 6 नंबर में कहता है कि राज्य मंत्री परिषद
गला थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए 6 नंबर कहता है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह होते हैं विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। अगर यही पूछता कि राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य के मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से पूछता तो राज्यपाल के हो जाता। लेकिन सामूहिक रूप से या डायरेक्ट पूछता कि राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह विधान परिषद विधानसभा के होता है। ठीक है। अगर वही पूछता कि संघ के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा के अनुच्छेद 21 के तहत, तो 75 के 3 के तहत संघ के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और संघ के मंत्री परिषद अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। सात नंबर कहता है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए भारत के किस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। तो किस कंपनी के साथ किया गया है, तो वह किया गया है तांतिया कंस्ट्रक्शन। 8 नंबर में कहता है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो वह हो जाएगा पूर्णिया जिला जूट के उत्पादन में अग्रणी है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कहता है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो वह आरा से किया था। किस क्षेत्र से किया था, आरा से किया था। 10 नंबर कहता है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए। तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, तो वह बनाए गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर के उद्घाटन किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के 2024 में परिसर के उद्घाटन किए थे कब, 19 जून 2014 के। इस बात याद रखिएगा, करेंट अफेयर में पूछ सकता है। ठीक है। 11 नंबर देखिए। 11 कहता है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि सेट पुराना है तो इस ऑप्शन के अनुसार 60% हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में बिहार में लगभग 76% भूमि पर कृषि कार्य लगभग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर कहता है कि भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। महानवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है। और महानवादी को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। बताइएगा आप लोग कि भारत सरकार के सबसे बड़ा विधि या कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो वही होता है महानवादी। भारत सरकार के सबसे बड़ा विधि या कानूनी सलाहकार महानवादी ही होता है। वर्तमान में भारत के महानवादी कौन है, तो वर्तमान में भारत के महानवादी आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी है। कितने नंबर के, 16वें नंबर के हैं। ठीक है, सब याद रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर कहता है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो 47.53%। ये 2001 के जनगणना के अनुसार है। अगर यही पूछता कि 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर 61.80% है, जो कि सबसे कम है।
और सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य का है। किसका है? केरल। केरल के कितना है? 93.91%। 93.91%, जबकि सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा है तो केरल के साक्षरता दर और सबसे कम बिहार के। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। गला में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, बोलने में नहीं बन रहा है। 13 नंबर तक हो गया ना। देखिए 14 नंबर कहता है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। मेजर ध्यानचंद क्यों रहे? हॉकी के खिलाड़ी। और भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। 29 अगस्त को कब? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त अगर रहेगा तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर 29 अगस्त जुलाई रहता तो 29 जुलाई के बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त के राष्ट्रीय खेल दिवस और 29 जुलाई के बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। शुरुआत में इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब से शुरू किया गया? तो 1991-92 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम चेंज करके 6 अगस्त 2021 को चेंज कर करके बना दिया गया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और इसके साथ एक पदक दिया जाता है और एक पदक के साथ साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और साथ में कितना? 25 लाख रुपया भी दिया जाता है। कितना? 25 लाख रुपया भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 कहता है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। कहता है 16 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने मुंबई में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो प्रथम बैठक बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था कांग्रेस के प्रथम बैठक। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। कौन कर रहे थे जिसकी अध्यक्षता प्रथम बैठक की? बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिसको बोलते हैं, तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। ठीक है, उसके साथ प्रथम बैठक में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, और उसी समय लाला लाजपत राय ने कहे थे कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहे थे? लाला लाजपत राय उसी समय कहे थे। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत से संबंधित कौन रहा है? व्यक्तिगत का सिद्धांत, या इसको ही इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। इस नीति के तहत, इसी व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप के नीति के तहत सतारा राज का विलय 1848 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत के ही अनुसार सतारा राज का विलय 1848 ईस्वी में किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग ने बाद में व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय की नीति या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने कर दिया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18 नंबर। 18 कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जी थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी थे। और इनका कार्य कब से कब था? तो इनका कार्य 1856 से
1862 तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग जी का काल 1856 से 1862 तक रहा था। अब इन्हीं के शासन में, इन्हीं के कार्यकाल में सैनिक विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में सैनिक विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग कौन थे? लॉर्ड विलियम भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग जी थे। 1833 के, कब? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और उसी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। तो 18 ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब आगे देखिए 19 नंबर। 19 कहता है कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई ब्रेकर शब्द फुटबॉल से भी है और हॉकी से भी है। तो टाई ब्रेकर शब्द फुटबॉल एवं हॉकी दोनों से है। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कहता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और गुप्त वंश के संस्थापक भी कौन थे? कुमार गुप्त ही थे। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। दूसरा है ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 20 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। 21 मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी? मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी, जो मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कहाँ किया था? मुंगेर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था। तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या नाम था? गुजरी देवी। गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। पटना साहिब में। जो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अब इनके पिता के नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर था। क्या था? तेग बहादुर था। जो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। किसने करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 23 नंबर। शॉर्ट में खींचते हैं क्योंकि थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए सभी को डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से। 23 नंबर कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। 4 मार्च 1921 ईस्वी को पूर्णिया में हुआ था। ठीक है। 25 नंबर कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। 25 नंबर कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। और अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह राजनीतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक से संबंधित है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर। 26 नंबर कहता है
कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। लेकिन सबसे पहले लिखा कौन था? तो सबसे पहले लिखा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने। कौन लिखे थे? हसरत मोहानी ने। महात्मा गांधी करो या मरो के नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस। सब वही कहे थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा थे? मोहम्मद इकबाल ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और चलिए अब आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 कहता है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 में मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों का क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर। 27 तक हो गया, 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है। अब बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में 38 जिला है। याद रखिएगा, बिहार में कितने जिला है? 38। और 38वां जिला कौन है? तो 38वां जिला अरवल है। बिहार के अरवल जिला जो जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। जो जहानाबाद से अलग कर करके 20 अगस्त 2001 को बनाया गया था अरवल जिला। कब? 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग कर करके अरवल जिला 38वें जिला के रूप में बिहार के बनाया गया था। तो आपका क्या हो जाएगा? 28 के आपका ऑप्शन, इसके क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं 29 नंबर। 29 कहता है कि किस वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो 8,78,796 था 2001 के जनगणना के अनुसार। लेकिन आप सबके अथक प्रयास से 2010 सालों के बाद 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या कितना हो गया था? तो 10,40,99,552। ठीक है। अब बिहार का सबसे जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। बिहार राज्य का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में, जो कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। और बिहार के लिंगानुपात कितना है? तो बिहार के लिंगानुपात 918। 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कहता है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी एक लोक नृत्य थी। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? लोक नृत्य से। मधुबनी पेंटिंग बिहार के जो सबसे फेमस है। मधुबनी पेंटिंग से कौन संबंधित है? तो इससे 2 संबंधित है, प्रमुख है सिया देवी और कौशल्या देवी, जो कि मधुबनी पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। बहुत गला खस के सारा। 31 कहता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 कहता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी का जन्म 540
ईसा पूर्व में कुंडलग्राम कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। कब हुआ था जन्म? 540 BC में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में, ठीक है। और उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 468 BC पूर्व में। कहाँ में हुआ था? तो पावापुरी, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? राजगीर में। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में, BC पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उसको सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्ति के बाद जाकर वह क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। कहाँ है? लुम्बिनी है। अब गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। याद रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सबसे ज़्यादा दिए थे कहाँ? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो वह पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में, ठीक है। अब सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? झारखंड देश का राज्य 28वां राज्य, झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य के रूप में बना था। कब? बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य 28वें राज्य के रूप में मनाया गया था। और 29वां राज्य कौन था? 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया था। 29वां राज्य तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में भारत का राज्य बना था, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य कैसे है? 29वां राज्य तो तेलंगाना हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया था। कब? 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से उसको 2 भागों में तोड़ करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को तोड़ करके 2 भागों में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कहता है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा के कितने हैं? तो राज्यसभा के 16 है। विधानसभा के कितने हैं? विधानसभा के कितने हैं? तो विधानसभा के 243 है। और विधान परिषद के बिहार में संख्या कितनी है? विधान परिषद, तो विधान परिषद के सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 75 है। कितना है? 75 है, ठीक है। तो आपका 35 के क्या आ जाएगा? कितना है? 40। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा
कि बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा के 16, विधानसभा के 243 एवं विधान परिषद के 75 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था। कब? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 38 नंबर, 38 हो गया ना। 39 कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? तो ये पुराना है, ये हाल ही में बोल रहा है, करंट उस समय के करंट अफेयर है। ठीक है, तो बोलता है कि भारत इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोली? तो इजराइल में खुली थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। कब हुआ था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना? 1 जुलाई 1955 को। आगे देखिए 40 गला बहुत फंस रहा है। 40 कहता है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो वह अफगानिस्तान है। सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है, जो कब बना था? 2007 में बना था। 2007 में बना था। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 के हुआ था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 का हुआ था। सार्क में कुल 8 देश हैं। सार्क में कुल 8 देश हैं। ठीक है, सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। जो सबसे नया देश कौन सा? अफगानिस्तान, जो 2007 में बना था। सार्क का पूरा नाम पूछ लेता है कभी कभी। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर। 41 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मतलब क्या होता है? यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ की स्थापना कहाँ हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 के हुआ था। जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल सदस्य देश कितना है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे कुल सदस्य देश कितना है? 193। अब 193वां सदस्य देश कितने हैं? कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो वह है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 193वां सदस्य देश न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। 42 कहता है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था 1666 में। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अब कैद करके कहाँ भेजा था? शिवनेर के दुर्ग प्रांत में। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर हो गया। 43 नंबर।
कहता है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी मात्र एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 में 40वां अधिवेशन हुआ था। कब? 40वां अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था और उसी कर्नाटक के बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन द्वारा किया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। किसमें? 108 में किया गया है। अब तक संयुक्त बैठक 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। पहला हुआ 1961 में, दूसरा हुआ 1978 में और तीसरा हुआ है 2002 में। संयुक्त अधिवेशन और अभी तक 3 ही बार हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 45 हो गया। 46 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। और चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? कम से कम 21 वर्ष या इससे ज़्यादा होना चाहिए। न्यूनतम एज कितना है? 21 वर्ष, इससे कम नहीं होना चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, और 18 वर्ष वोट देने के लिए। 18 वर्ष वोट देने के लिए। 18 वर्ष क्या है? वोट देने के लिए। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? कितना? किसका? विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कमेंट में बताइएगा आप लोग कि न्यूनतम एज उम्र कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 47। कहता है 47 की नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से है। 49 कहता है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो वह राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित है। किससे है? परमार वंश से संबंधित है। 50 नंबर देखिए, इसमें बहुत बार प्रश्न पूछता है, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2 तरह के प्रश्न बनता है। ठीक है, कहता है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? यहाँ पूछ रहा है कब? दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ये दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और इसी तरह से एक और प्रश्न पूछता है कि आगरा के लाल किला, ये दिल्ली के लाल किला औरंगजेब हो गया। और अगर पूछता कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अगर आगरा के पूछता मोती मस्जिद का निर्माण तो वह हो जाता शाहजहाँ। कौन हो जाता? शाहजहाँ। ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, 51 नंबर देखिए। 51 कहता है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब लगी थी? 10 मई को। 10 मई 1857 को। 52 कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म
2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है। और महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कहाँ किया? कब किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 में दिल्ली के बिड़ला भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के बिड़ला भवन में हुआ था। जैसे ही गोली लगा था तो महात्मा गांधी के मुंह से आवाज़ आया था कि हे राम, हे राम आओ। हे राम उनके समाधि स्थल पर भी लिखा गया है। ठीक है। तो हे राम इसीलिए प्रचलित होगा कि हे राम के नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। 53 कहता है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई है? तो नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के तो राज्यसभा के कितना होना चाहिए? राज्यसभा के 30 वर्ष, लोकसभा के 25 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष। राज्यसभा के 30 वर्ष, लोकसभा के 25 वर्ष। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। कहता है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? बहुत पुराना है। तो कौन करेगा? इस ऑप्शन के अनुसार भारत हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और वर्तमान में कहाँ होगा? वर्तमान में कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष पर होता है? कॉमनवेल्थ खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। कितने? प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। 2026 में कहाँ होगा? 2026 में कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया 2026 में करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 56 नंबर। यह भी करेंट अफेयर से ही। 56 नंबर कहता है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? तो आयोजन स्थल कहाँ था 2008 में? चीन में। आयोजन स्थल 2008 में चीन में। लेकिन 2024 में कहाँ हुआ? ओलंपिक खेल 2024 में पूछेगा तो कहाँ हुआ? तो 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। आगे देखिए 57। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी है? सिंधु नदी के। किसकी है? सिंधु नदी के। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? दिलीप सिंह राणा। क्या था? दिलीप सिंह राणा था। 60 नंबर कहता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो हो जाएगा सितारवद। शिव कुमार शर्मा संतूर से। शिव कुमार शर्मा संतूर से है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 61 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? लोक नायक किसे कहा जाता है? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकमान किसे कहा जाता है? तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। जननायक किसे कहा जाता है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है।
अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? तो अजात शत्रु को यानी राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। महामना किन्हें कहा जाता है? तो महामना भी मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 62 बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा चलाई गई थी? मैत्री एक्सप्रेस। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर। 64 का कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है। 65 नंबर देखिए। 65 कहता है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। सबसे पहले भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? सॉरी, तो पुर्तगाल में हुआ था। यूरोप बोल दिए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पुर्तगाल में हुआ था। पुर्तगाल में सबसे पहले 1503 ईस्वी में सबसे पहले 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कब? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। ठीक है। अब वास्को डी गामा भारत सबसे पहले 17 मई 1498 को आया था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। कब आया था वास्को डी गामा? 1498 में। ठीक है, याद रखिएगा। 66 नंबर देखिए। 66 कहता है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। आगा कप किससे है? हॉकी से है। रंगास्वामी भी हॉकी से है। ठीक है। बेटन कप भी हॉकी से है। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर कहता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों के। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों के। स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर को, यानी स्वेज नौ परिवहन जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बताएंगे। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर की लंबाई कितना है? पूछता है बहुत बार। तो स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 70 देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी, सबसे ज़्यादा कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिए थे। गौतम बुद्ध के
उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। चलिए 71 नंबर। कहता है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 370 का कुछ भाग हटा दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को तोड़ कर इसे दो यूटी बना दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 72 देखिए, 72 कहता है कि रजनामा फारसी में अनुवाद था, यानी कि रजनामा फारसी में अनुवाद किसका था? तो महाभारत के था। किसका था? महाभारत के फारसी में अनुवाद था। कौन? रजनामा। रजनामा के फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। चलिए 73 नंबर देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर। 75 कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। और 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। 77 रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है रेशम, ठीक है। 77 देखिए, 77 कहता है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए अनुकूलन हैंडसेट होना चाहिए, बात सही है। सेवा प्रदाता नेटवर्क भी होना चाहिए और सिम कार्ड भी होना चाहिए। बिना सिम कार्ड के यूज नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल के आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल के आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। 78 देखते हैं। 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो टैब तो है ही, स्पेस बार भी है, बैक स्पेस भी है, एंटर नहीं है। क्या नहीं है? एंटर नहीं है। एंटर नहीं है। चलिए 79 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो क्या पहला है इंटरनेट के लिए www, बात सही है कि www है। तो www का पूरा नाम क्या होता है? तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। www की खोज किसने किया था? तो 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में www की खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो www है, ये है HTTP, यह भी है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह भी है। ईमेल भी है, ईमेल भी है, यह है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो उपयुक्त में से कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर। कहता है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? सर्वदाता यानी सबको देने वाला। सबको कौन दे सकता है? तो ओ नेगेटिव।
सर्वदाता कौन होगा? ओ निगेटिव जिसको रहेगा वो सबको दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर। अब यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? यानी सर्वग्राही। तो सर्वग्राही AB+ होता है, ठीक है। AB+ जो है सबसे ले सकता है। अब ओ निगेटिव जो है सबको दे सकता है। तो सर्वदाता हो गया कौन? आपका ऑप्शन नंबर सी। या कन्फ्यूज बहुत होता है कि सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। तो सर्वदाता ओ निगेटिव और सर्वग्राही कौन हो जाएगा? AB+, ठीक है। 81, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ने के काट के हम उसको फिर रोपते हैं उगाने के लिए, ठीक है। चलिए 82 देखते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स किससे होता है? तो एड्स किससे होता है? तो एड्स किससे होता है? एड्स वायरस द्वारा होता है। कि कौन वायरस से? तो HIV वायरस से होता है। कौन सा वायरस से? HIV वायरस से। ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। एड्स किससे होता है? वायरल डिजीज है। और एड्स को जांच के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट करवाते हैं। क्या कराते हैं? एलिसा टेस्ट। अगर एड्स का कुछ वैसा अनुभव प्राप्त होता है तो एड्स के रूप में पहला दवा हम लोग किसको देते हैं? एजिडोथाइमिडीन को। एजिडोथाइमिडीन यानी कि एड्स से जो संक्रमित रहता है उसको पहला दवा के रूप में हम लोग क्या देते हैं? एजिडोथाइमिडीन, जिसको शॉर्ट में AZT कहते हैं, ठीक है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। 83 नंबर देखिए, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर। 84 कहता है संतरे किसका प्रबल स्रोत है? तो संतरा विटामिन का प्रबल स्रोत है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरा में विटामिन पाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला नहीं है? तो डेंगू बुखार होता है, मलेरिया होता है, फाइलेरियस भी होता है, लेकिन घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। आपका 85 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत है? आयरन में। सबसे ज़्यादा आयरन लोहा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा आयरन मेथी में होता है। किसमें? मेथी में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। उसके बाद बथुआ के साग जानते हैं आप लोग, उसमें भी बथुआ में भी सबसे ज़्यादा लोहा होता है, ठीक है। आगे देखिए 87, दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनस के लिए जाता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनस के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के एक थ्योरी था कौन? E=mc²। किसने दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध किस में थे? भौतिक शास्त्री में। 89 के सी हो जाएगा। 90 का कहता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। गैस इंजन की खोज किसने किया था? गैस इंजन के डैमलर ने किया था। एडिसन किसका किया था? तो बल्ब का आविष्कार एडिसन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था?
तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। रेफ्रिजरेटर के आविष्कार कौन किया था? तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कार हैरिसन एवं कैटलिन ने किया था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन एवं कैटलिन ने किया था। लिफ्ट के आविष्कार कौन किया था? तो F.G. ओटिस ने। लिफ्ट के आविष्कार किसने किया था? F.G. ओटिस ने किया था। चलिए 92 नंबर देखते हैं। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? तो PSLV का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर। तिरानवे कहता है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ताप बढ़ने से प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? ताप बढ़ने से प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। 94 मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ठीक है। CFC भी होता है। चलिए 95 देखिए। 95 क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है तो सौर लालटेन। सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। 96 निम्न में से विद्युत धारा का मापन किस में करते हैं? तो विद्युत धारा का मापन किस में करते हैं? एमीटर में। विद्युत धारा का मापन किस में करते हैं? एमीटर में करते हैं, ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। 97 डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। मोमबत्ती किसको कौन में बदलता है? तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 98 देखिए। 98 क्या कहता है? गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। यानी गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता का। किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ता, यानी Zn के परमाणु संख्या कितना होता है? जस्ता के 30 होता है, ठीक है। 99 देखिए। 99 कहता है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो वह है हीरा। हीरा क्या है? हीरा एक अधातु है। क्या है? हीरा एक अधातु है। और कार्बन का अपरूप भी हीरा है। कार्बन का क्या है? अपरूप भी है, ठीक है। तो हीरा क्या है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, कार्बन का अपरूप है एवं अधातु है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर। आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है कि वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? तो वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? धोवन सोडा। धोवन सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा। तो वॉशिंग सोडा किसका समान है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा कहते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2
CO3 इंटू 10 H2। यह क्या है? वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10 H2। तो चलिए यहीं पर आपका 100 प्रश्न का डिस्कशन समाप्त हो गया। अब परसों आएगा अगला सेट। इस प्रश्न में थोड़ा सा इजी टाइप का प्रश्न था, तो आप लोग इस टेस्ट में कम से कम 80+ कीजिएगा, तभी स्कोर बेहतर रहेगा। सेफ जोन में रहिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।